नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। पूरे देश की नज़र भारत की संसद पर है और उसी संसद में देश के न गृह मंत्री की उपस्थिति दर्ज हो रही है, न देश के प्रधानमंत्री की उपस्थिति दर्ज हो रही है। हो भी रही है तो कुछ देर के लिए। आपको बताएं, ये सत्र 18 दिन का था और 17 घंटे चली है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग कहते थे विपक्ष में कि इतने पैसे बर्बाद होते हैं देश के, इतने दिन में इतने करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं और सत्र नहीं चलता, आज वही लोग सत्ता में हैं और सत्ता की हालत क्या है, संसद कैसे चल रही है, ये आप देख रहे हैं। आज जो राज्यसभा सांसद हैं पवन खेड़ा, कांग्रेस की तरफ से, आज उन्होंने ये नारा लगाया, 56 इंच का छोटा बंदर आएगा कब संसद के अंदर। अब ये मसला यहां तक हो गया, जंतर मंतर से शुरू हुआ था 56 इंच का छोटा बंदर, बाल नरेंद्र। अब ये मसला चला आया है उठकर राज्यसभा उच्च सदन में। उसी पे बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दों पे समझेंगे कि ये क्यों हो रहा है। क्या सच में इस देश में, इस दौर में जो लोग कहते थे कि मेरे कहने से संसद चलेगी, वो लोग क्या डर गए हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अंजल भाई, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से संसद में प्रधानमंत्री की उपस्थिति नहीं है, गृह मंत्री की उपस्थिति नहीं है, जो कहते थे कि मैं जैसे चाहूंगा वैसे संसद चलेगी, अब संसद नहीं चला पा रहे, क्या कारण है? देखिए, जो लोग 2014 में सत्ता में आए, आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी की वो स्पीच जब वो सदन में खड़े थे और वो क्या कह रहे थे, एक अकेला सब पे भारी, और विपक्ष की तरफ इशारा करके मजाक उड़ा रहे थे, एक अकेला सब पे भारी। आज कहाँ है प्रधानमंत्री मोदी? क्यों नहीं आ रहे हैं सदन में? जवाब मांगा जा रहा है, विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं और अमित शाह भी सदन में नहीं आ रहे हैं। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि सबसे मजबूत गृह मंत्री है और अब तक का सबसे मजबूत गृह मंत्री है। मतलब चाणक्य तो कहा ही गया कि जिस तरीके से पार्टियां तोड़ी, जिस तरीके से विधायक तोड़े गए, जिस तरीके से सांसद तोड़े गए, और हर चीज़ के पीछे दिमाग अमित शाह का बताया गया। मीडिया ने इनको चाणक्य की तरह पेश किया। सिर्फ चाणक्य ही नहीं, आर्टिकल 370 के बाद और बाकी दूसरी चीज़ों के बाद उनको इस तरीके से एक भौकाल बनाया गया कि गृह मंत्री मतलब जो कह देगा वही करेगा। उसी गृह मंत्री को पिछले 20 दिनों से, जब भी संसद चल रहा था, पिछले 18 दिनों में लगातार ढूंढा गया, लगातार नारेबाजी हुई। सब राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर इस देश के जितने भी सांसद विपक्ष के हैं, तकरीबन सैकड़ों सांसद खड़े हो जाते थे, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, और वो खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे कि अमित शाह तुमको सदन में आना होगा। छात्रों पर लाठीचार्ज, छात्रों पर पैलेट गन, छात्रों पर जिस तरीके का अत्याचार किया गया उसका जवाब देना होगा। लेकिन अमित शाह सदन में तो आते थे, अपने ऑफिस में भी जाके बैठते थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर के जवाब दे सके, छात्रों के मुद्दे पर बोल सके। इसके पीछे जब आप समझेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, तब समझ में आता है कि अमित शाह बहुत ही डरपोक है। ज़रूर गृह मंत्री है, 56 इंच की छाती प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं, मजबूत एक छवि बनाई गई है, लेकिन डर इस बात का है कि इस देश के जेनजी ने जिस तरीके से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, अगर हमने कोई बयान दे दिया, अगर हमने कुछ बोल दिया, तो ये जेनजी फिर दोबारा नहीं रुकेगा, जंतर मंतर पार्ट 2 बना देगा। और इस बार किसके लिए? गृह मंत्री अमित शाह के लिए। क्योंकि अमित शाह को पता है कि जिस दिन ये जेनजी खड़ा हो गया, फिर न प्रधानमंत्री मोदी बचा सकेंगे, न संघ के कोई लोग बचा सकेंगे गृह मंत्री को। और अमित शाह को इस बात से बहुत डर लगता है कि उनके हाथ से सत्ता चली जाए, उनके हाथ से वो ताकत चली जाए, और कभी अमित शाह नहीं चाहेंगे। और यही इसी वजह से ना, आप देखिए ना, कल जाकर के अमित शाह सदन में एक बयान देते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं संसद में बोलना चाहता हूँ, अगर विपक्ष संसद को चलने देगी तो आज के बारे में, आज 3 बजे मैं संसद में बयान दूंगा। लेकिन होता क्या है, आज जैसे ही अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी दोनों सदन में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद ओम बिरला खड़े होते हैं और 1-2 मिनट बाद जन गण मन के बाद, वंदे मातरम के बाद, राष्ट्रगीत के बाद सदन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया जाता है। तो जहां पे अमित शाह को खड़े होकर के सदन में जवाब देना था, जो बातें उनसे कही जा रही थी, उन बातों का जवाब देना था कि कैसे जंतर मंतर पर लाठियां चली, कैसे छात्रों को पीटा गया, कैसे महिलाओं को और खासकर छात्राओं को उनके उन अंगों में लाठियां डाली गई, जिसकी तस्वीर पूरे देश ने देखी है ना, उसका जवाब देना था। पैलेट गन जो दिल्ली पुलिस कह रही है, सरकार के लोग कह रहे हैं कि कोई गन नहीं चली, राहुल गांधी ने ला करके सामने खड़ा कर दिया ना, 2-3-4 छात्रों को लाए खड़ा कर दिया कि देखिए इनके ऊपर पैलेट गन के निशान है, इनको पैलेट गन लगी है। उस गोलियों को ला करके, उसकी रिपोर्ट को ला करके देश के सामने रखा था और यही जवाब मांग रहे थे। राहुल गांधी ये कह रहे थे कि अमित शाह को इस बात का जवाब देना चाहिए कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया। अगर गृह मंत्री ने दिया तो क्यों दिया,
और अगर गृह मंत्री ने नहीं दिया तो ऐसा निकम्मा गृह मंत्री इस देश का नहीं हो सकता जिसके आदेश के बिना ही गोलियां चल जाए। ठीक बात। राहुल गांधी यही दो चीजें कह रहे हैं। और अगर आपने आदेश नहीं दिया, गोली चली, तब भी आपका इस्तीफा चाहिए, और अगर आपने चिंजी पे गोली चलाने का आदेश दिया तब भी आपको इस्तीफा। इसी बात का तो डर है। और इसको ये देखिए कि कितने अच्छे से अपने हिसाब से ये मोल्ड करते हैं कि राम मंदिर आंदोलन होता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ गोलियां चलती है कार सेवकों पर, तो मुख्यमंत्री होते हैं मुलायम सिंह, वो मुलायम सिंह ने चलवाया। और यहाँ जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो यहाँ जिम्मेदारी अधिकारियों पे दे दिया जाता है कि वो तो डीएम रैंक के अधिकारी करते हैं, वो मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी करते हैं। बड़ी सहूलियत से ये राज्य, इस बात की भी तो हिम्मत नहीं है ना गृह मंत्री की कि आके सदन में कम से कम ये बोल देते ना कि मैंने आदेश नहीं दिया, जिन अधिकारियों ने चलाया उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड है। उनको पता है कि अगर ये बोलेंगे तो यूपी की वो राजनीति खत्म हो जाएगी। जो नृपेंद्र मिश्रा ने जो किया था वो वाली बातें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उन सबको पता है कि नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलाई थी और आरोप मुलायम सिंह यादव पे लगे थे। यहाँ भी वही मामला है। तो अमित शाह से, बीजेपी से न तो इस मामले में निगला जा रहा है न उगला जा रहा है। और यही वजह है कि अमित शाह बोलने के लिए भी तैयार हुए। कल एएनआई को बाइट देते हुए उन्होंने कहा कि मैं सदन में बोलना चाहता हूं। तो पता है किस टॉपिक पे बोलना चाह रहे थे? FCRA बिल पे बोलना चाह रहे थे। जबकि पूरा देश, जी, जबकि पूरा देश चाह रहा था ना कि वो आए और छात्रों पे बात करें। अच्छा, एक ये भी बताइए कि जिस तरीके से पूरी एक गढ़ी गई कि पप्पू, राहुल गांधी को पैसे खर्चे गए, करोड़ों रुपए खर्चे गए, पप्पू बताया गया, पप्पू की एक इमेज क्रिएट की गई, लेकिन उसी ने विपक्ष में बहुत शानदार विपक्ष के नेता के तौर पर उभर के आए। और जो मोदी 56 इंच की छाती और 56 इंच की बातें करते थे, वो 56 इंच के बंदर पे आ गया और वो बिना किसी खर्च के आ गया। बिल्कुल, जिस तरीके से मीडिया पर इस सरकार ने पैसे खर्च किए हैं वो पूरा देश जान रहा है। मतलब ये कहा गया था ना कि जब इमरजेंसी लगा था तो इस देश की मीडिया को कहा गया था कि झुक जाओ। अडवाणी आकर के कहते थे ना कि झुक जाओ, तो मीडिया रेंगने लगी थी। आज की मीडिया इस स्थिति में आ गई है कि रेंगना तो छोड़िए, वो तलवा छोड़ के आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। वही रुकी हुई है कि साहब आदेश दीजिए। आप उठा के देखिए ना, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज होती है। रूबिका लियाकत हो, चित्रा त्रिपाठी हो, अंजना ओम कश्यप हो, अर्नब गोस्वामी हो, अमीश देवगन हो, किसी ने एक ट्वीट किया? किसी ने यह कहा कि छात्रों पर लाठियां चली? लेकिन वही झारखंड में होता है, हर किसी का 3-3 ट्वीट है। तो ये उनका दोहरापन दिखाता है। मीडिया पे किस तरीके से सरकार ने पैसे खर्च किए वो दिखाता है। राहुल गांधी को जिस तरीके से पप्पू बनाने की कोशिश हुई, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से उभर करके आए, राहुल गांधी ने अपने आप को साबित किया। यही राहुल गांधी है ना, इतिहास में पहला ऐसा काम कर दिया। आपने देखा कि छात्र संसद भवन के गेट पे जा रहे थे, नहीं जाने दिया गया, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के आवास पे घुस गए। ना किसी इंटेलिजेंस को पता चला। ये कह रहे हैं ना कि हम बहुत मजबूत सरकार है, हमको सारी इन्फॉर्मेशन है। कौन क्या? राहुल गांधी प्रधानमंत्री के गेट पे पहुंच गए और इंटेलिजेंस को पता ही नहीं है। ठीक बात है। वहां सैकड़ों सांसद खड़े हो गए, सबके हाथ पांव फूल गए। इस देश में शायद पहली बार या दूसरी बार हुआ होगा जब विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाके बैठ गया। अब तक नहीं हुआ था। बिल्कुल, और ये करना चाहिए था नरेंद्र मोदी को, एक नजीर पेश करना चाहिए था देश के सामने। आते नेता प्रतिपक्ष बैठा था भाई धरने पर, आप उनसे बात करते या कहते कि चलिए घर में अंदर भी हमारे पास जगह, आइए बात करते हैं। बिल्कुल, जब हम सदन में एक साथ बैठ सकते हैं तो प्रधानमंत्री आवास में हम क्यों नहीं जा सकते हैं? क्यों नहीं बात कर सकते हैं इस देश के चुने हुए सांसदों से? ये करना चाहिए था उनको। अब जहां तक बात रही बाल नरेंद्र की, तो ये शब्द, मतलब अब जिस तरीके की भाषा बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, ये वो लोग बोल रहे हैं जो नेता प्रतिपक्ष को, एक प्रधानमंत्री जिसके घर ने कई प्रधानमंत्री दिए, उसको आप पप्पू बताते हैं, उसको मंदबुद्धि बताते हैं, उसको मंदबुद्धि बालक बताते हैं, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। वो कुछ भी है तो लोकतंत्र में चुना हुआ एक विपक्ष का नेता है और उसकी अपनी एक अहमियत है। आप भले ही सत्ता में हैं, आपको 35-40% वोट मिल गए, 33% 34%, लेकिन आप ये मानिए ना कि वो विपक्ष का नेता तकरीबन 60% लोगों को का नेतृत्व कर रहा है। तो अब उसको अगर आप पप्पू बोलेंगे, उसको आप मंदबुद्धि बोलेंगे, तो फिर आप क्या उम्मीद करते हैं सामने वाले से? ठीक बात। उसने अगर बाल नरेंद्र कह ही दिया, ऐसे इस भाषा का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इस बात का आत्मचिंतन बड़े बड़े लोगों को करना चाहिए जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, जो आके कहते हैं जर्सी गाय, जो आके कहते हैं कि 56 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जो आके कहते हैं मुजरा, विधवा, एक बहुत मतलब शब्दों की सुपनेखा वाली वो जो लाइन जाकर के बोला था उन्होंने संसद में जाकर के, जब कोलकाता पहुंचते हैं तो ममता बनर्जी को दीदी, ओ दीदी, मतलब जो सड़क छाप भाषा होती है ना, उस भाषा का इस्तेमाल किया था। अगर वो लोग आकर के ये कहे कि भाषा गलत है, इस भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले उन लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए। उन लोगों को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि आपने अब तक किया क्या है, आपने किस तरीके की भाषा इस्तेमाल की है, आपने विपक्ष को किस तरीके से घटिया तरीके से ट्रीट किया है, तो आप विपक्ष से क्या उम्मीद करते हैं? और आप ये भी सोचिए, उन बच्चों ने जो बयान दे दिया, उन बच्चों को इनके कार्यकर्ता,
चाहे वो जिस भी चाहे वो हिंदू परिषद हो, चाहे वो गौ रक्षक हो, चाहे जो भी हो, उनको ढूंढ ढूंढ के माफी मंगवा रहे हैं, उनके घर गुंडई करने पहुंच रहे हैं। ये जो 4-5 लोग हैं ना, जो 4-5 वीडियोस आई हैं, इन लोगों की, मैंने कहा ना कि जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की हिम्मत नहीं है कि छात्रों के मुद्दे पे कुछ बोल सके, लाठीचार्ज पे आके बयान दे सके, वो इतने मतलब डर गए हैं। इस आंदोलन ने प्रधानमंत्री मोदी को डरा दिया है, अमित शाह को डरा दिया है। तो ये लोग जो है, जो अब गए जंतर मंतर के आसपास जा रहे हैं, देख रहे हैं कोई खड़ा हुआ है, उसको पकड़ लिया, उससे माफी मांग रहे। अगर इनकी इतनी हिम्मत होती तो जाते ना जंतर मंतर पे। और गए थे बहुत सारे और लोग। ये वही लोग हैं जो धुरंधर 2.0 आने से बहुत खुश होते थे। आज अगर इनको कह दीजिए कि जंतर मंतर आंदोलन 2.0 शुरू होने जा रहा है, तो उससे पहले ही घबराहट शुरू हो जाती है, होश खराब हो जा रहा है। ये वही लोग हैं ना, मतलब कुछ लोग गए थे तो किस तरीके से छात्रों ने उनका स्वागत किया था, आपने देखा ना। जी बिल्कुल। क्योंकि ये भीड़ पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। भीड़ जो है, भीड़ को ये पता होना, मतलब भीड़ को अगर ये समझ आ जाता है ये सही है गलत, तो उसी वक्त फैसला कर देती है, कहीं की भी भीड़ हो। अब मॉब लिंचिंग में देखिए ना क्या होता है, भीड़ ही तो फैसला करती है। अभी कल एक वीडियो देख रहा था, एक गाय को एक स्कॉर्पियो की गाड़ी ने टक्कर मार दिया, आपने देखा उसके साथ क्या हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल। पूरी गाड़ी पलटने की कोशिश हुई, उस आदमी को जान लेने पे। ठीक है, गलती हुई है, जो भी उसकी सजा होगी सजा होगी, लेकिन आप कौन होते हैं ये सजा देने वाले? और ये लोग जो सजा देने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों का बहुत कुछ नहीं है। जिस दिन दिल्ली पुलिस पकड़ के ले जाती है, एक लड़का है उसमें क्या नाम था उसका, अभिषेक उपाध्याय, ठीक है, एबीवीपी, ये विश्व हिंदू परिषद का एक लड़का है और हिंदू रक्षक दल के साथ भी वो अक्सर दिखता नजर आता है। वो जो उस लड़के के साथ क्या हुआ कि एक बार यूपी पुलिस उसको उठा के ले जाती है, दक्ष ने, यूपी पुलिस उसको उठा के ले जाती है और बड़े प्यार से ले जाती है। थोड़ी देर बाद वो अंदर से निकल करके आता है, जब जा रहा होता है थाने के अंदर, तो बहुत अच्छे से और हंसते हुए मुस्कुराते हुए रील बना रहा था कि जा रहे हैं अंदर। जब वो नीचे निकल के आ रहा है तो ऐसे ऐसे लगा के चल रहा है। हाँ, तो मतलब ये वही लोग हैं, जब ये रिमांड पे आते हैं तो इनका भी इलाज कर दिया जाता है। तो ये लोग कभी भी उस भीड़ में नहीं जाएंगे, कभी भी उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जब किसी को देखेंगे कि कमज़ोर है, अकेला है, उसको पकड़ेंगे, या उसकी किसी धार्मिक पहचान को देखेंगे कि अच्छा इसके सर पे दाढ़ी है, टोपी है, तो फिर ये टारगेट करेंगे। लेकिन इनका भी नंबर जब आता है तो ये नप जाते हैं। बड़े बड़े लोग गए हैं, परवीन तोगड़िया कहाँ है किसी को पता नहीं है, बिल्कुल। लालकृष्ण आडवाणी कहाँ है किसको पता है, बिल्कुल। मुरली मनोहर जोशी कहाँ है सबको किसी को नहीं पता कि कहाँ है। वो एक दिन आता है जब उनका जन्मदिन होता है, प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, निकल जाते हैं, तो सबका नंबर आता है। और जब सब नपते हैं तो फिर ऐसी ही स्थिति होती है कि न घर के होते हैं न घाट के होते हैं, कुत्तों जैसी हालत हो जाती है, धोबी के कुत्ते जैसी, वही हालत इन लोगों की हो जाएगी। तो ये समझने की बात है कि ये देश, ये संसद किसी की बपौती नहीं है, ये लोकतंत्र किसी की बपौती नहीं है। आज आप हैं, कल कोई और होगा, तो उसके लिए कोई मोह पालने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बड़े दिल करके तमाम लोगों की बातें सुनने की। तो हम ये आग्रह करते हैं देश के हुक्मरानों से, हृदय बड़ा करिए और तमाम लोगों को पूरी तन्मयता से सुनिए, क्योंकि आपको जनता ने चुना है और आप पूरे देश के प्रतिनिधि हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो संसद पे खर्च हो रहा है, जो संसद में आपकी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए, तमाम उपस्थिति दर्ज कराइए और देश के लिए कुछ नीति निर्धारण करिए जिससे देश का भला हो। आप क्या इस बारे में सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।